हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन दिस पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स यूट्यूब चैनल। आज एक नए वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हम कार्ल मार्क्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि इससे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियोस जो अपलोड किए अपने चैनल पर। जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक कोई भी वीडियो मेरा नहीं देखा है, जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। इस चैनल के माध्यम से हम तैयारी करें नेट JRF एग्ज़ाम की, ठीक है, चाहे वो 2022 का हो या अपकमिंग जितने भी आपके नेट के या आपका TGT PGT, ठीक है, सारे एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए ये वैल्यूएबल हैं ये लेक्चर्स। तो मेरे चैनल पर पहली बार जुड़ने वाले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस हमने अपलोड किए हुए हैं पॉलिटिकल थिंकर्स के ऊपर, ठीक है, और इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में कुछ एक वीडियोज़ के लिंक दे दूँगा, आप उनको भी ज़रूर देखिए, ठीक है। तो जो पहला आज का जो फैक्ट है, ठीक है, कार्ल मार्क्स के बारे में, वो है हॉलबैक के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि अगर इस तरीके से कई बार क्वेश्चन आते हैं कि कार्ल मार्क्स जो है किसके विचारों से प्रभावित थे, ठीक है, निम्नलिखित में से मान लीजिए इस तरह से आएगा। तो देखिए हॉलबैक के भौतिकवादी विचारों से प्रभावित थे, जिनमें हॉलबैक क्या कहते हैं कि मनुष्य द्वारा ईश्वर का निर्माण होता है, ठीक है। ये किसने कहा है कि ईश्वर का निर्माण मनुष्य के द्वारा किया जाता है, ये हॉलबैक ने कहा है। और इस कोटेशन से या इस विचार से जो है कार्ल मार्क्स जो है प्रभावित थे, ठीक है। दूसरे नंबर पे आते हैं आपके अगस्टीन थियरी। तो कार्ल मार्क्स ने जो वर्ग संघर्ष, जो क्लास स्ट्रगल का जो विचार लिया, वो किससे लिया है? अगस्टीन थियरी से लिया है। इस तरह से क्वेश्चन जो है आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सारे। वैसे आपने पढ़ ही लिए होंगे ज़्यादातर, मुझे लगता है कि जो भी कार्ल मार्क्स को जिन्होंने डिटेल में अच्छे से पढ़ा है उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि एक तरह से रिवीजन उनकी हो जाएगी, ठीक है। फैक्चुअल जो डाटा है वो उनके सामने भी है, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि वीडियो को देखने से पहले अगर आप कोशिश यही करें कि आप जो न्यू कमर्स हैं, अगर आपके पास वक्त है तो आपको क्या करना है, आप किसी भी OP गाबा बुक ले लीजिए या कोई भी और पॉलिटिकल थिंकर्स की बुक ले लीजिए, वहाँ से आप अच्छे से डिटेल में एक बार इन लोगों को स्टडी कर लीजिए। उसके बाद ये लेक्चर आपके लिए एक रिवीजन का काम करेंगे, क्योंकि अभी वक्त की थोड़ी कमी है, उस वजह से हमें कुछ इस तरीके से इन चीज़ों को डिस्कस करना पड़ रहा है, ठीक है। ये यूँ समझ लीजिए कि लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ये वीडियो यहाँ पर बनाया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगस्टीन थियरी से इन्होंने क्या लिया? वर्ग संघर्ष का जो विचार है किससे लिया? अगस्टीन थियरी से लिया। अब उद्देश्य क्या था, पर्पस क्या था कार्ल मार्क्स का? देखिए, वर्गहीन राज्यविहीन समाज की स्थापना करना इनका मेन उद्देश्य था। मतलब एक ऐसे राज्य की स्थापना करना था जो जिसमें कोई भी क्लास ना हो, ठीक है, कोई भी और दूसरा कि वहाँ पे स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते हैं, ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं जहाँ पे ना तो कोई वर्ग हो ना तो कोई राज्य हो। क्यों? क्योंकि कार्ल मार्क्स मानते हैं कि राज्य क्या है? राज्य कहीं ना कहीं एक मशीनरी है जो कैपिटलिस्ट के हाथ में है, और वो क्या कर रहे हैं उस राज्य के माध्यम से? वो जो है श्रमिकों का या किसानों का या जो आपकी जो लेबर क्लास है उसका जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, ठीक है, आपके कैपिटलिस्ट। इसलिए उन्होंने राज्य को भी ख़त्म करने की बात की है, ठीक है, वर्ग को ख़त्म करने की बात की कि किसी भी तरीके का जो क्लास संघर्ष नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लास स्ट्रगल, राइट। नेक्स्ट चलते हैं कि इतिहास का आर्थिक विश्लेषण किया। तो ठीक है, जो हिस्टोरिकल जो इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन की है हिस्ट्री की, ठीक है, वो कार्ल मार्क्स ने की है। और इनके सिद्धांत का मूल आधार क्या है? आर्थिक नियतिवाद है, ठीक है। समाज का जो आर्थिक रूप से दो वर्गों में विभाजन, ये कार्ल मार्क्स मानते हैं कि शुरू से जो है समाज वो कैसे है, वो दो वर्गों में विभाजित होता आया है, वो भी आर्थिक रूप से, ठीक है। क्षमता अनुसार कार्य और आवश्यकता अनुसार वस्तुएं प्राप्त होंगी। इस समाज में जो आपका जो स्टेटलेस सोसाइटी होगी या क्लासलेस सोसाइटी जो होगी, उसमें क्या होगा? कार्ल मार्क्स से मानते हैं कि उसमें क्या होगा कि एक क्षमता अनुसार कार्य होगा और आवश्यकता अनुसार वस्तुएं जो है प्रदान की जाएंगी, ठीक है, ऐसा एक समाज स्थापित करेंगे, राइट। आगे है वैज्ञानिक समाजवादी। देखिए, ये भी इस तरह से कोटेशन आती है कि किसने खुद को जो है वैज्ञानिक समाजवादी कहा? तो कार्ल मार्क्स ने जो है खुद को साइंटिफिक सोशलिस्ट कहा है, वैज्ञानिक समाजवादी कहा है, ठीक है। अगला है कि स्वतंत्रता का आशय व्यवस्था का अंत है। लिबर्टी को लेकर कार्ल मार्क्स ये मानते थे कि स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता जो है एंड ऑफ नेसेसिटी, मतलब व्यवस्था का अंत। इन्होंने जो स्वतंत्रता माना है, आप विवश नहीं होने चाहिए किसी कार्य को करने के लिए, और जहाँ पर आपकी व्यवस्था का अंत हो जाता है, समझ लिए वही आपकी स्वतंत्रता है, ठीक है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की बात करते हैं, इनकी जो एक जो बुक है 1848 में, एंजल्स और मार्क्स की बुक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है। कब है? 1848 में। तो कई बार ईयर पूछा जाता है, सीक्वेंस वाइज बुक्स पूछी जाती हैं। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उन्होंने आपका जो स्वप्न लोकीय समाजवादी कहा है, यूटोपियन सोशलिस्ट कहा है, ठीक है, कल्पना लोकीय स्वप्न लोकीय बोल
दीजिए आप, ठीक है, जो कहीं ना कहीं सोशलिज्म की बात करते हैं, सिर्फ कल्पनाओं में करते हैं कि सोशलिज्म ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन कार्ल मार्क्स इनको जो है क्रिटिसाइज़ करते हैं कि उनसे पहले के जो भी समाजवादी है, जिसमें सेंट साइमन है, चार्ल्स फोरियर है, रॉबर्ट ओवन है, ठीक है, ये 3 लोग जो हैं, इन लोगों को इन्होंने कल्पना लोग के समाजवादी कहा है। क्यों? क्योंकि इनका जो विचार है वो प्रैक्टिकली कहीं भी अप्लाई नहीं किया गया है। वो सिर्फ कल्पनाओं में समाजवाद क्या होना चाहिए, समाजवाद में क्या क्या होगा, सिर्फ कल्पनाओं में बात करते हैं, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स जो है खुद को साइंटिफिक सोशलिस्ट कहते हैं और इनको जो है यूटोपियन सोशलिस्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है समाजवाद के मूल तत्व। जब हम सोशलिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि जब आपकी कैपिटलिज्म या पूंजीवाद का जो आपका पतन होगा या पूंजीवाद खत्म कर दिया जाएगा तो एक साम्यवाद आएगा, ठीक है, एक समाजवाद आएगा। तो वो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है, उसके क्या मूल तत्व होते हैं समाजवाद के? समानता होती है, समुदाय की प्राथमिकता होती है, मतलब किसी एक इंडिविजुअल को आगे नहीं लाया जाता बल्कि पूरे समुदाय की वहाँ पे प्राथमिकता होगी। उत्पादन के साधनों पर जो समुदाय का नियंत्रण होगा, न कि किसी एक व्यक्ति विशेष का नियंत्रण, जो कि आपके पूंजीवाद में है, ठीक है। मानव की सबसे बड़ी विशेषता उसकी श्रम करने की क्षमता है, ठीक है, इसीलिए वो कहते हैं कि आपकी क्षमता अनुसार कार्य और आवश्यकता अनुसार आपको वस्तुएं जो है वो प्राप्त होंगी, ठीक है ना। युवा मार्क्स, जो आपका जो यंग मार्क्स था, ठीक है, युवा मार्क्स का ज़्यादातर विचार किस चीज़ के ऊपर आधारित था? वो था स्वतंत्रता के ऊपर, ठीक है। और जो अलगाववाद की बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए इसमें जो एलिनेशन है, इस तरह से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस किस चीज़ से जो अलगाव की बात कार्ल मार्क्स ने की कि मनुष्य जो है अलाइन हो रहा है, अलगाव, मनुष्य का जो अलगाववाद बढ़ रहा है, किन किन चीज़ों से? तो देखिए 4 चीज़ें हैं। उत्पादन से अलगाव हो रहा है, प्रकृति से अलग हो रहा है, समाज से अलग हो रहा है और स्वयं से अलग हो रहा है मनुष्य, ठीक है, इस औद्योगिक समय में या पूंजीवाद के दौर में, ठीक है। युवा मार्क्स, जो यंग मार्क्स था, वो उसमें व्यक्ति को जो मुखिया माना गया है, लोकतांत्रिक आदर्शवादी है, ठीक है, यंग मार्क्स आपका, और पूंजीवाद के मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव की बात करता है। लेकिन जो प्रौढ़ मार्क्स है, ठीक है, तो व्यक्ति जो है वर्ग प्रधान है, ठीक है, व्यक्ति वर्ग प्रधान की इसमें बात की जाती है, और आर्थिक कुप्रभाव और क्रांतिकारी वैज्ञानिक है इसमें, ठीक है, क्रांति की बात करते हैं क्योंकि पूंजीवाद को उखाड़ने के लिए क्रांति का आह्वान करते हैं। अब ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि किसने युवा व प्रौढ़ मार्क्स दोनों को अलग अलग किया या इसमें अंतर नहीं माना? तो अल्थुजर है, ठीक है, लुइस अल्थुजर है, जिन्होंने जो है प्रौढ़ मार्क्स और युवा मार्क्स में कोई भी अंतर नहीं माना है। और हु सेड कि युवा व प्रौढ़ मार्क्स दोनों समान है। इन दोनों को एक तरह का किसने माना है? तो डेविड मैकलेनन ने कहा है, और मार्क्सिज्म आफ्टर मार्क्स इनकी बुक भी है, डेविड मैकलेनन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट हु सेड मार्क्स वास्तविक रूप से समाजवाद के पिता है? तो CEM जोर्ड ने ये कहा है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट कोटेशंस आपको याद रखनी है। फॉर हॉब्स, देखिए हॉब्स के लिए जो भौतिक तत्व है वो स्वतः गतिशील होते हैं, ठीक है, क्योंकि हॉब्स का ये मानना था आपके जो भौतिक तत्व है वो कैसे होते हैं? वो स्वयं में गतिशील होते हैं। लेकिन मार्क्स ये मानते हैं कि भौतिक तत्व स्वतः गतिशील नहीं है, बल्कि इस भौतिक तत्वों को गति कहाँ से मिलती है? बाहर से प्रदान की जाती है। बाहर जैसे आपका मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है, वैसे ही आपका भौतिक तत्व जो है चेंज होते रहते हैं। डायलेक्टिक मेथड की बात करते हैं। डायलेक्टिक मेथड जो है द्वंद्वात्मक पद्धति है, किससे ली है मार्क्स ने? हीगल से ली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको एग्जाम में आता है, क्योंकि हीगल ये मानते थे कि चेतना का जो मूल तत्व वो क्या है, वो आपका हीगल ने जो है चेतना को मूल तत्व माना है, ठीक है, जबकि मार्क्स ने जो है भौतिकी को जो है मूल तत्व माना है। अब मार्क्स ने जो है हीगल के संदर्भ में ये बात कही है कि मैंने हीगल के विचार को सीधा खड़ा किया जो अभी तक मुंह के बल गिरा हुआ था या मुंह के बल खड़ा था, ठीक है। तो ये किसने कहा था? ये कार्ल मार्क्स ने कहा। इस तरह की कोटेशन भी आपको आती है एग्जाम में, ठीक है, तो ये आपने याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1843 में इनकी एक बुक आई थी ऑन द ज्यूज क्वेश्चन, ठीक है, 1843 में लिखी। इसमें इन्होंने कहा था ईश्वर के बजाय पैसा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फैक्ट आपको ऐसे याद रखने पड़ेंगे। इतिहास की अवधारणा को लेकर जो इन्होंने जो हिस्ट्री की बात की है कि अलग अलग स्टेजेस हैं, ठीक है, तो उसमें उन्होंने जो 5 मतलब एक के बाद दूसरी स्टेज आती है, इस तरह से उन्होंने बात की है कि हिस्ट्री जो है चेंज होती रही है। सबसे पहले था आपका आदिम साम्यवाद था, उसके बाद आपका दास युग आया, फिर सामंती युग आया, फिर पूंजीवादी युग आया, ठीक है, और पूंजीवाद के बाद क्या आएगा? समाजवाद और साम्यवाद। और साम्यवाद को ही उन्होंने इतिहास के विकास का जो है सर्वोच्च स्तर माना है, ठीक है। तो कई बार सीक्वेंस में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नाउ थियरी ऑफ प्रैक्सिस का विचार किसके विचारों में पाया जाता है? ये कार्ल मार्क्स में पाया जाता है। और इंटरनेशनल वर्किंग मैन एसोसिएशन, तो इंटरनेशनल वर्किंग मैन एसोसिएशन क्या थी? ये 1864 में जो आपका प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संस्था के नाम से जो है विख्यात है, ये इंटरनेशनल वर्किंग मैन एसोसिएशन। और इसका निर्माण मार्क्स ने पूरे विश्व में साम्यवाद के प्रसार के लिए किया था, ठीक है, साम्यवाद को बढ़ाने के लिए जो है इस एसोसिएशन का निर्माण कार्ल मार्क्स ने किया, जो 1864 में, और ये पहली इंटरनेशनल संस्था या इंस्टीट्यूशन के नाम से विख्यात थी, ठीक है।
इतिहासवाद। तो देखिए कार्ल पॉपर ने जो है कार्ल मार्क्स के इतिहास की जो व्याख्या थी उसको जो इतिहासवाद कहा है। हिस्टोरी पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म, इस तरह से एक टर्म पूछी जाती है, तो ये किसने यूज़ की है? ये कार्ल पॉपर ने जो है यूज़ की है। इतिहासवाद कहा है उनके इतिहास की व्याख्या को। द्वंद्ववाद की बात करते हैं, डायलैक्टिक्स की, ठीक है। तो भौतिक तत्व एवं चेतना के बीच का जो संबंध है उसी को क्या माना जाता है? द्वंद्ववाद माना जाता है, ठीक है। फायरवाक के भौतिकवाद की इन्होंने आलोचना की है, ठीक है। इसे भद्दा भौतिकवाद कहकर इन्होंने जो इसकी आलोचना की है। और पूंजी के बारे में क्या कहते हैं? पूंजी को संगठित श्रम इन्होंने कहा है कार्ल मार्क्स ने। आधार क्या है? बेस क्या है? ठीक है, समाज की संरचना का जो आधार है, जो बेस है, वो क्या है? अर्थव्यवस्था होती है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। और धर्म, राज्य, विचारधारा व सरकार आदि ये जो है क्या है? सुपर स्ट्रक्चर या संरचना के भाग हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुपर स्ट्रक्चर में उनके क्या आता है, जिन्होंने बेस और सुपर स्ट्रक्चर की बात की है, ठीक है। तो उसमें जो है धर्म, राज्य, विचारधारा व सरकार, ये सब चीज़ें जो किस में आती है? सोसाइटी का जो सुपर स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, उसमें आती है, ठीक है। आधार का जो आशय है वो उत्पादन के संबंध तथा उत्पादन के साधनों से है, ठीक है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, इसको जो उन्होंने आधार माना है। दास कैपिटल क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये बुक इन्होंने 1867 में लिखी है। मैच करने के लिए ये बुक भी पूछी जाती है। और धर्म के बारे में इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात कही, धर्म को जो इन्होंने अफीम कहा है, ठीक है। धर्म को अफीम कहा है कार्ल मार्क्स ने। विचारधारा को लेकर भी इन्होंने कुछ इसी तरह की बात कही है कि विचारधारा क्या है? विचारधारा को इन्होंने मिथ्या चेतना कहा है, फेल्स कॉन्शियसनेस कहा है, जिसकी आवश्यकता हमेशा किसको होती है? शासक वर्ग को होती है। जो आपके जो कैपिटलिस्ट हैं, ये पूंजीपति हैं, ठीक है, उनको जो कहीं ना कहीं विचारधारा की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि वो लोगों को जो है विचारधारा के आधार पर जो है बांध के रखते हैं या उनका शोषण करते हैं, ठीक है। श्रम का मूल्य, तो श्रम की मात्रा व श्रम का मूल्य, ठीक है। श्रम की जो मात्रा व उसे बनाने में लगा समय, उसी को जो है सरप्लस वैल्यू कहा गया है, श्रम का मूल्य, ठीक है। श्रम की मात्रा व उसे बनाने में लगा समय, सर्वहारा को श्रम का पूरा मूल्य नहीं मिलता, सिर्फ आजीविका निर्वाह मिलता है। मतलब जितने से उसका निर्वाह हो सकता है, जीवन निर्वाह हो सकता है, सिर्फ उतना ही उसको दिया जाता है। बाकी जो मूल्य होता है वो किसको जाता है? बुर्जुआ वर्ग को जाता है, ठीक है। बुर्जुआ वर्ग जो है बाकी का मूल्य हड़प लेता है, ये अतिरिक्त मूल्य है, ठीक है। इसी को जो है सरप्लस वैल्यू कहा गया है। इसी अतिरिक्त मूल्य से पूंजीवाद का विकास होता है। सामाजिक विचार क्या थे कार्ल मार्क्स के? इन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में उन्होंने कहा कि अभी तक का जो इतिहास है वो क्या है, कैसा है? वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। मतलब आपकी जो भी स्टेजेस आई है, ठीक है, चाहे आपका जो पूंजीवाद है, चाहे आपका दास प्रथा थी, ठीक है, सामंतवाद था, ठीक है, तो उनमें क्या थी? समाज के दो क्लासेस थी, ठीक है, दो क्लास थी, दो क्लासेस थी, उसी के बीच में एक संघर्ष होता रहा है। अभी तक के इतिहास में यही देखने को मिला है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। और मनुष्य सामाजिक संबंधों का जाल होता है, मनुष्य जो है सामाजिक संबंधों का जाल होता है। पूंजीवाद के बाद साम्यवाद आएगा। साम्यवादी क्रांति का मूल कारण भौतिकी है और राज्य शोषण का यंत्र है, ये भी इन्होंने माना है। राज्य को क्या माना है? शोषण का यंत्र माना है। जो आपके जो शासक वर्ग है वो जो है राज्य का इस्तेमाल करके मनुष्य का शोषण कर रहे हैं, ठीक है, श्रमिकों का शोषण कर रहे हैं। राज्य की सापेक्ष स्वायत्ता, द 18th ब्रूमाइड ऑफ लुइस बोनापार्ट, ये 1852 में इन्होंने लिखी नामक रचना में जो राज्य की सापेक्ष स्वायत्ता का सिद्धांत जो है इसमें इन्होंने दिया है, ठीक है। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट कार्ल मार्क्स इज दैट हंसियाँ एवं हथौड़े की तरह राज्य अजायब घर में चला जाएगा। ये वाक्य किसने कहा है? तो एंजल्स ने ये कहा है, राज्य के संदर्भ में ये बात कही है कि राज्य जो है अजायब घर में चला जाएगा हंसिया एवं हथौड़े की तरह, ठीक है, राज्य अजायब घर में चला जाएगा, एंजल्स ने कहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं एंजल्स भी जो है क्या करते हैं? ये एक राज्य विहीन समाज की बात कर रहे हैं ये भी, ठीक है। साम्यवादी अवस्था की बात करते हैं, ठीक है, जो इन्होंने हाईएस्ट स्टेज ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कार्ल मार्क्स ने बताई है, ठीक है, कि ऐतिहासिक विकास का जो सर्वोच्च जो स्तर है या जो हाईएस्ट स्टेज है वो क्या आएगी? साम्यवादी अवस्था आएगी, ठीक है। तो ये कैसी अवस्था है? ये एक वर्गहीन एवं राज्यहीन अवस्था है, ठीक है। इसमें ना तो कोई वर्ग है ना कोई राज्य रहेगा, साम्यवादी अवस्था है, ठीक है। इसमें व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार काम करेंगे और अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं प्राप्त करेंगे, ये कार्ल मार्क्स का मानना था। तो कई बार इस तरह से कोटेशन भी आती है कि क्षमता अनुसार काम और आवश्यकता अनुसार वस्तुएं प्राप्त होंगी। ये किसने कहा है? ये कार्ल मार्क्स ने कहा है। किसमें? साम्यवाद में, ठीक है। नाउ हु सेड साम्यवादी समाज में शासन व्यक्तियों पर नहीं बल्कि वस्तुओं पर होगा, तो ये भी एंजल्स ने कहा है। नाउ हु सेड साम्यवादी व्यवस्था में कोई व्यक्ति सुबह मछली मार सकता है और
शाम को इंजीनियर की भूमिका में वह काम कर सकता है। तो ये भी कार्ल मार्क्स ने ये इंपॉर्टेंट कोटेशन कही है, ठीक है। ये भी आपने कोटेशंस को सारी आपने याद रखना है, ठीक है। समाजवादी समाज में वर्ग, राज्य, प्राइवेट प्रॉपर्टी, फैमिली, आइडियोलॉजी, धर्म, ये सब चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। ना तो कोई वर्ग होगा, ना कोई राज्य होगा, ना तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि आपका जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उस पर जो है एक सोशल ओनरशिप होगी, सामाजिक स्वामित्व होगा। किसी प्राइवेट या निजी हाथों में जो आपके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं होंगे, उत्पादन के साधन प्राइवेट सेक्टर में नहीं दिए जाएंगे, बल्कि एक सामाजिक स्वामित्व में के दायरे में उनको रखा जाएगा, ठीक है। फैमिली, आइडियोलॉजी, धर्म, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व होगा उसमें, ठीक है। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व। मार्क्स की बुक द क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, ये 1875 में बुक आई थी, ठीक है। क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम 1875 में। इसमें मार्क्सवाद को अराजकतावाद एवं संशोधनवाद से अलग बताया है, ठीक है। नाउ हु सेड, सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व का राज्य विलुप्त हो जाएगा और पूंजीवादी राज्य का विनाश हो जाएगा। ये भी एंजल्स ने कहा है, ठीक है। सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व का राज्य जो है विलुप्त हो जाएगा और पूंजीवादी राज्य का विनाश हो जाएगा, ठीक है। ये एंजल्स ने कहा है, ठीक है। अभी प्रश्न भी महत्वपूर्ण बन जाता है। रॉबर्ट ओवन जो कि एक कल्पनालोकी समाजवादी हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। तो रॉबर्ट ओवन जो समाजवाद शब्द का प्रयोग रॉबर्ट ओवन ने किया है, ठीक है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि समाजवाद शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो रॉबर्ट ओवन ने किया है। मार्क्स ने अपने पूर्व के समाजवादियों को क्या कहा है, कल्पनालोकी समाजवादी कहा है, ठीक है। यूटोपियन सोशलिस्ट, आपने याद रखना है। यूटोपिया या कल्पनालोकी शब्द का जो प्रथम प्रयोग किसने किया है, थॉमस मूर ने किया है। यूटोपिया या कल्पनालोकी शब्द का प्रथम प्रयोग थॉमस मूर ने किया है, जैसे समाजवाद का रॉबर्ट ओवन ने किया है और यूटोपिया या कल्पनालोकी शब्द का प्रयोग थॉमस मूर ने किया है, ठीक है ना। फेबियनवाद वर्ग की संकल्पना को उदार बनाते हैं, ठीक है। राज्य का प्रयोग करके समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करना इसका उद्देश्य होता है फेबियनिज्म का, ठीक है। और राष्ट्र को महत्व प्रदान करते हैं, ठीक है। फेबियनिस्ट जो इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन है आपके, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है, ठीक है। सिडनी वेब है आपके, बिट्रीट वेब है, ग्राम वालस और एनी बेसेंट है, आर.एच. टोनी है, ठीक है। तो ये सारे आपने याद रखने फेबियनिज्म से कौन कौन जुड़े हैं। और देखिए फेबियनिज्म का जो आधारभूत जो विचार है वो क्या है, राज्य का प्रयोग करके समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने इनका उद्देश्य है। मतलब ना कि ये राज्य को ख़त्म करने की बात नहीं करते, वर्ग की संकल्पना को उदार बनाते हैं, ठीक है, और राष्ट्र को महत्व प्रदान करते हैं फेबिनिस्ट, ठीक है ना। हु रोट द फ्यूचर ऑफ सोशलिज्म, ये बुक किसने लिखी है, तो एंथनी क्रॉसलैंड ने ये बुक 1956 में लिखी है, फ्यूचर ऑफ सोशलिज्म, ये आपने याद रखनी है ना। हु सेड एशियन समाज गतिहीन है, तो ये किसने, एशिया का जो समाज है उसको गतिहीन किसने कहा, कार्ल मार्क्स ने कहा है, ठीक है। कार्ल मार्क्स के आलोचक मिखाइल बाकुनिन, ठीक है, मिखाइल बाकुनिन की बुक है स्टेटिज्म एंड एनार्की, ये 1873 में विरोध में एडवर्ड बर्नस्टीन ने मार्क्स के विचारों को संशोधित किया है, ठीक है। बुक है इनकी एवोल्यूशनरी सोशलिज्म, ठीक है। एडवर्ड बर्नस्टीन की बुक है एवोल्यूशनरी सोशलिज्म 1907 में, ठीक है। नाउ ही सेड, उसने क्या कहा कि समाजवाद की प्राप्ति के लिए वर्ग संघर्ष या क्रांति नहीं बल्कि संसदीय लोकतांत्रिक माध्यम पर्याप्त है, ठीक है। समाजवाद की प्राप्ति के लिए इन्होंने, जैसे कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष की बात करें, क्लास स्ट्रगल या कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, ठीक है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से जो है समाजवाद की प्राप्ति मुमकिन है, एडवर्ड बर्नस्टीन ने कहा है, ठीक है। नाउ बुक्स की बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्ल मार्क्स से रिलेटेड ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उनकी जो किताबें हैं उसको जो सीक्वेंस वाइज पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है, मैच करने के लिए आती है बुक्स, ठीक है। तो जो जो भी उनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उन्होंने सारी यहाँ पे कोशिश की है कि सारी यहाँ पे दूँ और आप इनको जो है सीक्वेंस वाइज आप इनको याद रखिएगा। जो पहली बुक है 1843 में ऑन द ज्यूज क्वेश्चन, ठीक है, 1843 में यह बुक आई ऑन द ज्यूज क्वेश्चन। उसके बाद 1844 में इकोनॉमिक्स एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट ये बुक आती है। 1845 में इनकी 3 बुक्स आती हैं, ठीक है, द होली फैमिली, थीसिस ऑन फॉरबाक एंड जर्मन आइडियोलॉजी, ठीक है, 1845 में उनकी ये बुक आती है। और देखिए जर्मन आइडियोलॉजी 1845 से लेके हम 100 साल आगे चलते हैं, 1945 में आपका जो कार्ल पॉपर है, ठीक है, इनकी एक बुक आई है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी, इसके ठीक 100 साल बाद, ठीक है। तो ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी में इन्होंने जो है कार्ल मार्क्स को जो है मुक्त समाज का शत्रु भी कहा है। इसके साथ साथ उन्हें हीगल और आपके प्लेटो को, इनको भी जो है मुक्त समाज का एक शत्रु माना है। किसने, कार्ल पॉपर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो बात पीछे आते हैं हम 1845 पे आते हैं वापस। द होली फैमिली, थीसिस ऑन फॉरबाक एंड जर्मन आइडियोलॉजी, ये बुक्स जो है कार्ल मार्क्स की
तीनों 1845 की बुक है, ठीक है। 1847 में उनकी बुक आती है पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, ठीक है, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, ये और अ रिस्पॉन्स टू फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी। प्रूदो की 1846 में एक बुक आई थी फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी, इसके खिलाफ एक रिस्पॉन्स के तौर पर कार्ल मार्क्स ने 1847 में द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी नाम की एक बुक लिखी, ठीक है। 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, 1859 में क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, 1867 में दास कैपिटल अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, और 1875 में क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम। 1884 में एंजल्स ने द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, ये 1884 में एंजल्स की बुक है। तो ये सारी किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अपने सीक्वेंस में इनको याद रखना है, ईयर वाइज याद रखना है, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे सारे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।